हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने से रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। और आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कल ही बता दिया था कि कल की क्लास में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगी, उच्चतम न्यायालय आपको पढ़ाने वाली हूँ। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाए, सेशन से जुड़ जाएं ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आपका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये क्या काम करता है, आपकी न्यायपालिका कैसी है, इस सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार क्लास में ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। रामेश्वर पांडे जी गुड आफ्टरनून, प्रसेनजीत जी राम राम, तुकवारा, अमित, शिवपाल, दिलीप, अविनीश, सभी को गुड आफ्टरनून। योगेश, सभी को नमस्ते और राधे राधे। आप सभी को जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है और आप सभी के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में भाग 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा और ये आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक किसके बारे में प्रोविजन है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किस पार्ट में है? तो पार्ट 5 में है बच्चे। ठीक है, और जब हम इसकी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अगर कोई हमसे ये पूछने लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, एक मिनट इधर लिख लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड, तो आप कहेंगे कि मैम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को आपके सुप्रीम कोर्ट की आपके देश में स्थापना की गई थी। ठीक है, आप सभी जो बच्चे मेरे को नमस्ते कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं या पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में जो आप जिस लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आपको जरूर मिले। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर आपसे कोई उद्घाटन पूछने लग जाए कि इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, इनॉग्रेशन, ठीक है, यानी कि इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो इनॉग्रेशन हुआ है 28 जनवरी 1950 को। यानी आपके देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ये बन तो 26 जनवरी 1950 में ही गया था, लेकिन इसका काम जो इसने शुरू किया, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जी बिल्कुल बेटा, ये आपका नया चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और फैक्ट्स आपके सामने लेकर आऊं तो आपका और फैक्ट में यहां पे क्या लिख सकती हूं? आप बोलेंगे कि भारत का, मैंने स्वतंत्र भारत नहीं लिखा है, मैंने लिखा है भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय, भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय लिखिएगा, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आप कहना वो था कलकत्ता में। ठीक है, कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में बनाया गया था। और बेटा ये जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके लिए जो प्रावधान किया गया था, इसके लिए जो प्रोविजन किया गया था, प्रावधान कहें या प्रोविजन कहें, वो किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान था। तो कलकत्ता में आपके भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जब यहां अंग्रेजों का शासन था और इसका प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। और कलकत्ता में इसकी जो स्थापना हुई थी, जो ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था प्यारे बच्चे,
ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था, एक मिनट रुकेंगे प्यारे बच्चे। इधर रख दो, एक मिनट रुकेंगे बेटा, बस एक मिनट। मैम आपका क्लास कल नहीं हुआ था और बाकी दिन भी क्लास नहीं हुआ था क्या? बेटा कल तो क्लास हुई थी, बाकी दिन क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं लीव पर थी। मैंने ग्रुप में भी लगातार आपको इसका कारण बताया था, लेकिन कल क्लास हुई थी और अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी राहुल कुमार। ठीक है, क्या हो गया देखते हैं, बोर्ड में कुछ दिक्कत हो रही है, बस आप 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है, चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गेम ओवर नहीं हुआ है, गेम थोड़ी चल रहा है कि गेम ओवर हो गया है, मैं पढ़ा रही हूं आपको, वहीं से आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पे प्रावधान किया गया था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन स्थापना कब हुई थी? अगर हम बोले कि आपका जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना यानी कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो प्रावधान तो 1773 में हो गया था, लेकिन ये इस्टेब्लिश जो हुआ था वो हुआ था 1774 में। यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान कर दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का प्रथम संघीय न्यायालय, भारत का प्रथम संघीय न्यायालय, ठीक है, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, लिखिएगा, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम संघीय न्यायालय। ठीक है, तो फर्स्ट फेडरल कोर्ट जो प्यारे बच्चे बना था, इसको हम कहेंगे कि ये इसका प्रावधान कहां पे था? कि भारत का प्रथम संघीय न्यायालय। तो पहले लिखेंगे कि इसका प्रावधान, इसका जो प्रोविजन किया गया था, प्रोविजन, प्रावधान, बेटा ये किया गया था एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1935, 1935 के अधिनियम में। ठीक है, 1935 के अधिनियम में प्यारे बच्चे इसके लिए प्रावधान था। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट आपका बना, ये जो फेडरल कोर्ट जो आपका बना यहाँ पर, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पर था? तो ये आपका नई दिल्ली में बनाया गया था, नई दिल्ली में, जो कि वर्तमान में आपका सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली में ये कब बना था? 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। अगर मैं आपसे बात करती हूं, 1937 में ये दिल्ली में बन गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय, वर्तमान उच्चतम न्यायालय, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ, तो एक फैक्ट और लिखना, कलकत्ता, कलकत्ता के कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश
यानी कि चीफ जस्टिस। किसी को आता है आंसर तो लिखिए कमेंट बॉक्स में चीफ जस्टिस। तो वो थे बेटा एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे। और इनके साथ में इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। और बेटा अगर हम बात करें तो इसी में आपके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, 3 other judges, 3 other judges, जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और प्यारे बच्चे हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रही हूं जो पहला आपका बना था। तो एलिजा इम्पे आपके यहां पर ध्यान रखिएगा कि एलिजा इम्पे जो है बेटा ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे आपके कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बढ़िया। और जो आपका अगर हम बात करते हैं तो आज अगर हम बात करें वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। ये तो आ गए आपके कुछ फैक्ट्स और बताती रहूंगी मैं आपको, लेकिन बीच बीच में अब हम बात करते हैं आपका जो आज सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है या वर्तमान में जो प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि नई दिल्ली में है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम, एक हेडिंग देंगे इसके बारे में कि उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का गठन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का गठन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेटा ये बात कही गई है आर्टिकल 124 में। यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की तो इसका गठन कैसे होता है, ठीक है। 1937 में क्या है, 1937 में बेटा पीछे लिखवाया है संघीय न्यायालय की स्थापना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं चीजों पर। संघीय न्यायालय की स्थापना, ये जो फेडरल कोड 1937 में बना था इसे की जगह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है अभी बताती हूं, पहले कंपोजिशन तो सुनो। कंपोजिशन तो सुन ही नहीं रहे हो आप, है ना। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सारे फैक्ट बताऊंगी, सब लिखवाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, विश्वास करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन है भैया कैसे होता है, कितने जज होते हैं, मूल संविधान में कितने जज थे, वर्तमान में कितने जज हैं, और जजेस की संख्या को कौन बढ़ाता है, ये सारे प्रश्न हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। ये सब कौन करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में दिया गया है, जिसमें कहा गया कि मूल संविधान में, ध्यान से देखना अब, मूल संविधान में, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ जजेस इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने थे बेटा, लिखना 1 + 7, 1 + 7, जिसमें से आप कह सकते हैं
कि एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक आपके चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, और यहीं पे मैं लिखवा दूंगी कि आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ये पहले आपके चीफ जस्टिस थे प्यारे बच्चे, ठीक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 7 अदर जजेस भी थे, 7 अदर जजेस यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश थे, और इनको मिलाकर 26 जनवरी 1950 में आपके सुप्रीम कोर्ट को गठित किया गया था, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। राहुल, क्लास में शायद आप देर से जुड़े हैं, फर्स्ट स्लाइड पे ही लिखवाया है कि कब स्थापना हुई थी और कब उद्घाटन हुआ था। बेटा क्लास में टाइम से जुड़ा करो, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि ये भी बताओ वर्तमान में कितने हैं। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बता रही हूं, न्यायाधीशों की संख्या, यानी आप लिखेंगे नंबर ऑफ जजेस इन प्रेजेंट, तो मैं कहूंगी 1 + 33, जिसमें एक आपके चीफ जस्टिस और प्यारे बच्चे 33 अदर जजेस हैं। आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइएगा। मैं टेलीग्राम पर जिस डाउट ग्रुप में हूं उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। किस चीज का नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप अनूप? वो नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, वो आपके डाउट्स के लिए है कि अगर आपको टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से कोई चीज नहीं समझ आई है या आपकी कोई और चीजें हैं जिनके बारे में आप टीचर से जानना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं ग्रुप में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वो टीचर को जरूर टैग करना पड़ेगा आपको। टैग कैसे करते हैं? तो एट द रेट जैसे ही आप लगाएंगे सारे टीचर्स के नाम आ जाएंगे जो आपको उस बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, और फिर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताएंगे, बहुत बढ़िया, DY चंद्रचूड़ कौन है? DY चंद्रचूड़, बहुत बढ़िया, DY चंद्रचूड़, ये वर्तमान में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये आपके जजेस और 33 अदर जजेस हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि पहले न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और 8 से बढ़कर फिर एक बार जो है 31 हो गई थी, 31 से फिर आज ये 34 हो गई। तो ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर उठता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर उठता है कि भाई हमें ये समझाओ कि इनकी संख्या को कौन बढ़ा रहा है, किसको ये अधिकार है, ठीक है, किसको ये अधिकार दिया गया है। तो आपको मैं ये बता दूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सागर, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर करो, क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय। और एक चीज और ध्यान रखना, सर्वोच्च या उच्चतम दोनों एक ही चीज होती है, दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एक बच्चे ने मुझे इसी चीज पे टैग कर दिया था ग्रुप में, एक बैच में मैंने पढ़ाया था कि मैम उसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, आपने सर्वोच्च क्यों लिख दिया है। तो सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय एक ही है, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय कहें चाहे उच्चतम न्यायालय कहें, दोनों का सेंस सुप्रीम कोर्ट ही होता है प्यारे बच्चे, दोनों का सेंस सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, उसके बाद संख्या में वृद्धि, क्षेत्राधिकार बढ़ाना, क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंक्रीज, और इसका होगा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, इसकी इंग्लिश लिख देती हूं मैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, क्षेत्राधिकार बढ़ाना, इंक्रीज जुरिस्डिक्शन, और क्षेत्राधिकार बढ़ाना, उसके अलावा क्या कहते हैं, न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है, सैलरी ऑफ जजेस, सैलरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन, एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, क्षेत्राधिकार बढ़ाना, ठीक है, किसका क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का, और न्यायाधीशों के वेतन, वेतन न्यायाधीशों का वेतन करना, इसको का वेतन निश्चित करना, न्यायाधीशों का वेतन निश्चित करने का अधिकार, निश्चित का मतलब होता है फिक्स्ड, निश्चित करने का अधिकार संसद को है, का अधिकार संसद को है बच्चा, अधिकार संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद यानी कि पार्लियामेंट को है। ठीक है, यानी अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाना है तो यह भी आपकी संसद करेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है, उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है, तो संसद ही बढ़ाएगी। और उसमें न्यायाधीशों के वेतन में क्या निश्चित किया जाएगा, क्या उसको बोला जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा वो भी आपकी संसद ही डिसाइड करेगी कि इनको कितनी सैलरी, कितनी पेंशन या अदर जो इनकी सर्विसेज होती हैं, जैसे इनको भत्ता, अलाउंसेस मिलना, रहने के लिए घर मिलना, आने जाने के लिए गाड़ी मिलना, ये सब संसद निश्चित करेगी कि किसको कितना और क्या वेतन मिलेगा और क्या इनकी अदर्स जो है सर्विसेज रहेंगी, अन्य सेवा शर्तें भी यही निश्चित करती है, ध्यान रखिएगा। शाहिद अंसारी का प्रश्न है, संघीय को भी उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। बेटा संघीय न्यायालय 1937 में बना था, अब आपके यहाँ पर संघीय न्यायालय नहीं है। संघीय न्यायालय को ही हम वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। संघीय न्यायालय आपका अंग्रेजों के साथ ही खत्म हो गया और हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके यहां पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं अमित, वहां तक आपको चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
बाकी की चीजें आपको नहीं बताई जा रही हैं क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट है और किसको क्षेत्राधिकार किसको बढ़ाना है, जजेस की संख्या कौन बढ़ाएगा, इनकी सैलरी को कौन फिक्स करेगा, तो ये सारे काम संसद करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघीय न्यायालय अब नहीं है बेटा। संघीय न्यायालय 1937 में बनाया गया था, जो 1935 के अधिनियम में उसका प्रावधान था। अब हम बात करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और चीजों को यहां देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, तो अभी आपको इस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है कि अगर मैं पूछूं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान इंग्लिश में लिखेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहां पर है। जजेस की सैलरी कितनी होती है बताऊंगी, सैलरी सबसे पहले पूछा करो तुम है, और तो कुछ नहीं पूछना, बस सैलरी जरूर पूछनी है। मैंने ये हर क्लास में देखा है कि मैम राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, ये जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो काम क्या करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, उनकी पावर्स क्या होती है। हमें सैलरी में इंटरेस्ट है क्योंकि उनकी सैलरी मैम हर महीने हमारे अकाउंट में आने वाली है इस प्रश्न को पूछने के बाद में। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है क्या, तुम्हारे अकाउंट में आएगी क्या, ये बताओ। चलो बहुत बढ़िया, और तो और छोड़ो, फिर वहां नहीं बताऊंगी तो बोलेंगे अपनी सैलरी बता दो, आपकी सैलरी कितनी है। मैं भी तुम्हें देने वाली नहीं हूं अपनी सैलरी, कोई नहीं देगा, बताया जाएगा। पेशेंस रखा करो, एकदम सैलरी पे एक्साइटेड हो जाते हो। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली, अभी मैंने आपको बताया, तो ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, तो आप कहेंगे कि मैम ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब यहां पे ये चीज आपने पहले ही हमें बता दी, तो दोबारा क्यों लिखी, क्योंकि अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो मैं आपसे अब ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि इसकी जो पीठ है वो नई दिल्ली में है, तो इसकी जो सुनवाई होगी, मतलब जो हियरिंग्स होंगी कोर्ट में, क्या होता है, न्यायालय क्या करता है, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी। इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, आपके यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनका एक हायरार्की सिस्टम है, पहले आप इस सिस्टम को समझेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा और इधर बनाऊंगी मैं इसको, ठीक है, इसमें डायग्राम्स भी तो आते हैं, एक मिनट, डायग्राम यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं मैं यूज कर पाती हूं या नहीं। ये तो ब्लैक ही आ रहा है सागर। यहां से 1 मिनट रुकेंगे बेटा। कोई बात नहीं, अब हम कलर ले लेंगे दूसरा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का एक हायरार्की सिस्टम मैं आपको बताने वाली हूं। ये आपको ट्राइंगुलर शेप में ही दिखेगा। देखो, इसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना जरा, सुप्रीम कोर्ट होता है, और ये आपका क्या है, देश में एक ही है। बच्चे ये भी पूछते हैं कितने हैं, तो देश में एक है, देश में एक है, यानी पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। सारे आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे बच्चे बोलते हैं कितने सुप्रीम कोर्ट है मैम,
तो बेटा सुप्रीम कोर्ट कितने नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट केवल एक होता है जो कि पूरे देश के लिए बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं, केवल एक। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट केवल पूरे देश में एक ही है प्यारे बच्चे, एक है। और उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर आपके बनाए जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ध्यान से सुनना, जिसे आप उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या यानी कि नंबर्स कितने हैं, 25। यानी टोटल हाई कोर्ट इन प्रेजेंट वर्तमान में 25 हैं, क्योंकि ये राज्यों में बनाए जाते हैं। और आप कहेंगे कि मैम राज्यों की संख्या, तो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर हम दोनों को ऐड करें तो 36 होती है, लेकिन हाई कोर्ट तो 25 ही है, क्योंकि बेटा एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्यों के लिए भी बनाए गए हैं। अब वो कौन से हाई कोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगी हाई कोर्ट पढ़ाते समय। तो मैं अभी आपको एक हायरार्की सिस्टम बता रही हूं जो आपके देश में फॉलो किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जिसमें सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आपके हाई कोर्ट के नीचे ही आते हैं, ठीक है, जिला या सत्र न्यायालय। जिला या सत्र न्यायालय, जिला या सत्र न्यायालय, इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। और इनकी जब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो आप कहोगे हर जिले में एक होता है, हर जिले में एक, हर जिले में एक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कई बार हम इसे सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जिला व सत्र न्यायालय, ठीक है, जिला व, सॉरी यहां व लगाएंगे, जिला व सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक, उसके बाद में इसके नीचे आपके कौन से कोर्ट आएंगे, तो इसके नीचे आपका एक कोर्ट आता है जिसे आप कहते हैं मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ, अब हम अगर बात करते हैं तो आप लिखेंगे कि इनकी संख्या की बात करें तो हर जिले में अनेक, हर जिले में अनेक, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे होते हैं। ठीक, और इसके नीचे सबसे नीचे आता है न्याय पंचायत, जो आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएंगी, और इनको इंग्लिश में भी न्याय पंचायत से ही कहते हैं, न्याय पंचायत। और ये कहाँ होती हैं, तो आप लिखेंगे गांव में एक, गांव में एक। और आपको ध्यान रखना है, मैं यही लिख देती हूं, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे सिंगल जुडिशरी इन इंडिया, सिंगल जुडिशरी इन इंडिया। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि एक हायरार्की सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे ये सारे कोर्ट्स आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेगा तो इन सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे ये सारे कोर्ट आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें बताऊंगी संजय, थोड़ा पेशेंस रखें। जिला के बाद अधीनस्थ न्यायालय, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, आपके हाई कोर्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ग्राम पंचायत या मुंसिफ, ये सारे के सारे, इनको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इनको हम मिलाकर बोलते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय,
ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसके सबऑर्डिनेट हैं, ये सारे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। और हाई कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट है, तो सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तहसील भी आप कह सकते हैं। अभी तो आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय बोलो कि एक होता है, और आपने अलग लिख दिया। मैंने तो नहीं लिखा उच्च न्यायालय, यहां देखो जरा, उच्चतम लिखा है बेटा। सौरभ जल्दी से देखो क्या लिखा है, उच्च लिखा है क्या, नहीं, उच्चतम लिखा है। मैंने गलत नहीं लिखा है, आपने गलत पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक होता है, लेकिन उच्च न्यायालय अलग होता है। उच्च में और उच्चतम में बहुत फर्क है प्यारे बच्चे, आप कहां हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट, मुंसिफ और न्याय पंचायत, ये सारे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन है, सारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर इशू करेगा तो वो सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका एक हायरार्की सिस्टम है। दूसरी चीज इसके बारे में ध्यान रखना, भारत में ही ध्यान रखनी है आपको दूसरी चीज, और वो याद रखनी है कि भारत में जो है, ठीक, एक मिनट यहां लिख देती हूं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है, गठन किया गया है। यानी आप लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर्म्ड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब इसका स्वतंत्र होना जरूरी था। और क्यों जरूरी था मैम, क्योंकि जब तक कोई चीज स्वतंत्र नहीं होगी वो कभी भी न्याय नहीं दे सकती। जिसका काम न्याय देना होता है, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देती है। आप पे अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, कोई अपराध आप करते हैं, तो आपको कोर्ट लेके जाया जाता है। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वो इंसाफ भी नहीं दे पाएगी। इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्र होना इसका जरूरी था। अगर कोर्ट ऑर्डर देगा तो सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसके नीचे आ रहे हैं। योगेश, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पढ़ा रही हूं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही हूं। अभी सिर्फ आपको एक हायरार्की सिस्टम बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बताऊंगी, लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खुद क्या कर सकती है, आपको ध्यान रखना है कि खुद यहां पर आपका ये क्या कर सकता है कि यहां पे अपने डिसीजन ले सकता है, क्योंकि संविधान ने आपके सुप्रीम कोर्ट को, आपके हाई कोर्ट को या बाकी कोर्ट को ये शक्तियां दी हुई हैं कि आप स्वतंत्र होकर अपना डिसीजन दे सकते हो। राहुल कह रहे हैं उच्च न्यायालय की संख्या बुक में 24 लिखी है, बुक को अपडेट करो, बुक आपकी पुरानी हो चुकी है राहुल, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान मैंने क्या बताया, नई दिल्ली। अब मैं यहां पे ये पूछना चाहती हूं कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई यानी कि हियरिंग नई दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर हो सकती है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
इसका आंसर बताइए कि हो सकती है या नहीं, बताइए बताइए जल्दी से। बताओ जल्दी से, हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। और क्या अब तक आप आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य स्थान पर की है। बेटा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, अब नहीं है। फेडरल कोर्ट बनाया गया था, अब नहीं है। वर्तमान में आपका एक ही सुप्रीम कोर्ट है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने प्रश्न का उत्तर मुझे दिया है और कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, वो सही है। अगर हाँ है तो मैम कैसे होती है, कौन परमिशन लेता है और क्या आज तक हुई है, होती है बेटा। हाँ, आपका सुप्रीम कोर्ट अदर प्लेसेस पर भी हियरिंग कर सकता है और उसने की भी है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ध्यान रखना, यहां लिख रही हूं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, लेकिन ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना खुद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से अनुमोदन, अनुमोदन यानी कि अप्रूवल, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना होगा, लेना होगा। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 130 में कि राष्ट्रपति की अनुमति से आपका सुप्रीम कोर्ट कहीं और पर हियरिंग कर सकता है और अनुमोदन लेने का काम करेंगे चीफ जस्टिस। क्या मैम फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ है? तो आपको बता दूं कि आपका हैदराबाद, हैदराबाद और श्रीनगर, हैदराबाद और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है। तो ये आपके अन्य स्थान है और अन्य स्थान पर हियरिंग कब होगी, सुनवाई कब होगी, जब मैम आपके चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, और DY चंद्रचूड़ इस चीज के लिए परमिशन लेते हैं आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। तो द्रौपदी मुर्मू अगर उनको बोल देंगी कि यस आप कर सकते हो, तभी वो करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन वो कर सकता है। और ऐसा 2 बार हुआ है, हैदराबाद और श्रीनगर इसका एग्जाम्पल है। इन दोनों जगह पर सुप्रीम कोर्ट आपका क्या कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद अब हम इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं कि जजेस होते हैं या आपके चीफ जस्टिस होते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जजेस बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए,
योगेश कह रहे हैं मैम ये समझ नहीं आया। योगेश आप ये कह रहे हैं, आप ऐसा मानो कि आप किसी घर में रहते हो। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने घर के अलावा कहीं और जा सकते हो, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, तो आप कहोगे मैम जा तो सकता हूं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा की परमिशन से जा सकता हूं, ऐसे नहीं जा सकता, बिना बताए नहीं जा सकता। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का है कि इसका घर जो है, इसका जो घर है सुप्रीम कोर्ट का वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दिल्ली के बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये दिल्ली के बाहर जा तो सकता है, लेकिन जैसे आप अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके जा रहे हो, इसके मम्मी पापा राष्ट्रपति होते हैं और ये उनसे परमिशन लेके जाएगा। अगर वो इसको अप्रूवल देंगे, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमति देना, तो फिर ये जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर के अलावा कहीं गए हो, आप कहोगे गया हूं, मामा के यहां गया हूं, मौसी के यहां गया हूं, लेकिन परमिशन से। तो ये भी गया है 2 बार घूमने के लिए, कहां कहां, हैदराबाद और श्रीनगर, लेकिन अपने मम्मी पापा की परमिशन से। और इसके मम्मी पापा कौन है, राष्ट्रपति। क्या योगेश जी आपको समझ में आया, या बाकी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट थम्स अप चाहिए मुझे। मैम सब समझ में आ गया, समझ में आना ही चाहिए, मेरा मोटिव ही यही है। अगर मुझसे 2 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, मेरा यही मोटिव रहता है। मैं चाहे फिर आपको फैमिली से समझाऊं, चाहे मैं लिखकर समझाऊं, चाहे फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, लेकिन आपको समझाऊंगी। ठीक है, योगेश जी समझ चुके हैं क्योंकि चीज उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो गई। आगे देखो, अब हम बात करेंगे और हेडिंग डालेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं। बेटा कभी कभी स्माइली भी भेज दिया करो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि बच्चे खुश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यायाधीशों की योग्यताएं। थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन, थैंक यू सो मच। न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। तो न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस क्या होता है, मतलब अगर आप कल जज बनना चाहते हैं, मैम अगर अनुमोदन ना लें और फिर भी चले जाए, नहीं जा सकते धीरज, संविधान में यही प्रावधान है और संविधान के खिलाफ जाकर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत सारे इमोजी आ गए, आज बड़े खुश हो रहे हो तुम, हैं? चलो चलिए आगे सुनिए। न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस क्या होती हैं? तो पहली तो आपको रटी हुई है कि मैम भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरी क्वालिफिकेशन, 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में, 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में, ऐसे लिखो, 5 वर्ष का एक या अधिक, एक या अधिक, एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में, 5 वर्ष का एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव, न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पहले इंग्लिश में लिख देती हूं, फिर समझाती हूं, लिखना, एक्सपीरियंस ऑफ, experience of judge in one or
one more high courts, one or one more high courts of experience of judge in one or one more high courts of 5 years. 5 years उधर लिखो, ऐसे लिखना 5 years experience of judge, ऐसे लिखना. मैं 5 years लिखना भूल गई, उधर आएगा 5 years, ऐसे लिखना 5 year experience, 5 years experience as a judge, one or one more high courts. बस इतना, ध्यान से सुनना ये क्या है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप जज बनना चाहते हो तो सिटीजन तो होना ही चाहिए, ये तो आपके पास होना ही चाहिए. दूसरा कह रहा है कि आपके पास में कम से कम किसी भी एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए. मतलब आप जो हैं, आपने क्या किया हो, 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो. ठीक है, हाँ अच्छा यहां पे मैंने 2 बार 1 लिख दिया, सॉरी, 1 और मोर हाई कोर्ट्स, सॉरी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो 5 साल का आपका जज का एक्सपीरियंस. लेकिन अगर मैम ये नहीं है मेरे पास, अगर ये नहीं है और, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर आपके पास, ध्यान से सुनना, 10 साल का, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव, अधिवक्ता का अनुभव एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में तो क्या लिखेंगे, 10 years experience, 10 years experience as a advocate, one or more high courts. ठीक है, अगर जज का नहीं है तो फिर वकील का होना चाहिए, अधिवक्ता का, एडवोकेट का होना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है, ये होना चाहिए. अगर 5 साल का जज का नहीं है तो आपके पास एडवोकेट का होना चाहिए. और अगर ये भी ना हो मैम, और अगर ये भी ना हो तो फिर, तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, पारंगत विधिवेत्ता, यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए. पारंगत विधिवेत्ता क्या होता है मैम, तो पारंगत विधिवेत्ता का मतलब होता है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे, कि भाई पारंगत विधिवेत्ता का मतलब है गुड नॉलेज ऑफ लॉज, गुड नॉलेज ऑफ लॉज, गुड नॉलेज ऑफ लॉज क्या हो, विधियों का अच्छा ज्ञाता.
मतलब उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उसने काम नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको वही ज्ञान, वही नॉलेज होनी चाहिए जो एक जज या एडवोकेट को होती है। अगर आपने काम नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है, कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को यह यकीन हो जाए कि एक आप पारंगत विधि वेत्ता हैं, आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, आपके पास में वही ज्ञान है जो हाई कोर्ट के जज या एडवोकेट के पास होती है, और राष्ट्रपति को अगर यह विश्वास हो जाता है तो आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। यह आज की लास्ट क्लास थी, सॉरी लास्ट लाइन थी आज की। और इसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, इनको कैसे हटाया जाता है, ये क्या काम करते हैं। तो जज बनने के लिए या तो आपने प्रैक्टिस करी हो, नहीं कर रखी है तो आपके पास विधियों का अच्छा ज्ञान हो। ध्यान रखना बेटा कि ये आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया वाली तो कंपलसरी है, लेकिन अगर हम बाकी की बात करते हैं तो बाकी जो मैंने आपको 3 लिखवाई है इनमें से कोई एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसा समझ लो कि सारी होनी चाहिए, नहीं, अलग होनी चाहिए। ठीक है, एज क्या होती है, कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये बताऊंगी मैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।